गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग चल रहा था हमारा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में हमने पहले डिस्कस करा था अजम्पशंस, फिर हमने उसके बाद कंक्लूजन्स डिस्कस करा था, कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस किया था। तो ऐसे कॉज एंड इफेक्ट या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हमारे पास दिया हुआ डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 5 गिवन बिलो आर पेयर ऑफ इवेंट्स ए एंड बी। तो बोले दो इवेंट्स गिवन है हमारे पास, ए इवेंट है, इवेंट बी। अब हमें बोला क्या है, यू हैव टू रीड बोथ द इवेंट्स ए एंड बी, डिसाइड देयर नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो हमें निकालना है, ठीक है। यू हैव टू एज्यूम दैट इंफॉर्मेशन गिवन इन ए एंड बी इज ट्रू, जो भी गिवन है उसको ट्रू मान के यू विल नॉट एज्यूम एनीथिंग बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इन डिसाइडिंग द आंसर। इनके अलावा और कुछ सोचना नहीं है, जो गिवन फैक्ट्स हैं उन्हीं के हिसाब से ट्रू मान के सॉल्व करना है। और वो बोल रहे हैं ए इज इफेक्ट, बी इज इमीडिएट एंड प्रिंसिपल कॉज। आंसर ए तब मार्क करना है, दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो देखना है कि ए अगर इफेक्ट आता है और बी उसका इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज हो। इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज का मतलब है कि बी की वजह से ही ए हो रहा हो, क्योंकि इफेक्ट क्या करता है, कॉज को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब कॉज होगा, ये रीजन रहा होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो पहले तो कॉज होने वाला है, क्रोनोलॉजी अगर हम समझें तो पहले कॉज होगा, उसकी वजह से ये इवेंट होगा, इफेक्ट, ठीक है। तो हमें रिलेशन देखना है कि क्या इसकी वजह से ये हो रहा है या इसकी वजह से ये हो रहा है, दोनों में रिलेशन देखना है, ठीक है। अगर इसकी वजह से ये हो रहा होगा तो ये कॉज हो गया, ये इफेक्ट हो गया। अगर इसकी वजह से ये हो रहा होगा तो ये कॉज है, ये इफेक्ट है। दोनों में रिलेशन देखना है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन तब होगा जब ए इमीडिएट और प्रिंसिपल कॉज है, जब ए की वजह से बी हो रहा हो, ए की वजह से बी हो रहा हो, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते थे, क्योंकि बी की वजह से ए हो रहा हो तो ऐसा करके कि बी हमारा कॉज है और ए इफेक्ट है। मतलब हमारा पहला ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि हम बनाएं बी की वजह से ए, यहां पर ए की वजह से बी, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और थर्ड में बोला है ए इफेक्ट है लेकिन बी उसका इमीडिएट या प्रिंसिपल कॉज नहीं है। इमीडिएट या प्रिंसिपल कॉज नहीं, कोई एक वन ऑफ द कॉज हो सकता है हल्का फुल्का, लेकिन इमीडिएट मेन कॉज नहीं होगा, प्रिंसिपल कॉज नहीं होगा बी, ठीक है। तो ए इफेक्ट है, बी उसका मेन या प्रिंसिपल कॉज नहीं है। चौथा ऑप्शन बोला है बी इफेक्ट है और ए उसका इमीडिएट या प्रिंसिपल कॉज नहीं है। तो जो ऑप्शन में दिया था उसको हमने इस तरीके से बना दिया। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, ये सेकंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। हम पेज में ऐसा लिख सकते हैं ताकि बार बार जो दिए हुए ऑप्शन है उन्हें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका ये होता है। अब हम इवेंट्स को पढ़ेंगे। इवेंट्स को अगर हम पढ़ें, ट्रैफिक बिटवीन रिलायंस पेट्रोल पंप एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेकपोस्ट ऑन हाईवे नंबर 9 मूव्स एट हाई स्पीड। तो ट्रैफिक जो है रिलायंस पेट्रोल पंप और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेकपोस्ट, ट्रैफिक हाई स्पीड में मूव कर रहा है उन दोनों के बीच में। दो जगह बताई है लोकेशन, उन दोनों के बीच में ट्रैफिक हाई स्पीड में मूव कर रहा है। और फिर बोला है मैनी एक्सीडेंट्स अकर अलोंग द 1 किलोमीटर स्ट्रेच। वही जो दो लोकेशंस हैं उनके बीच में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो ऊपर दो लोकेशन बताई थी ना, उनके बीच में ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ हाईवे। अब इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें तो यहाँ पर वो जो दो लोकेशन दी है उनके बीच में बोला है कि ट्रैफिक हाई स्पीड में मूव कर रहा है, और उन्हीं दो लोकेशंस के बीच में बोला है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें तो हाई स्पीड की वजह से हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे, तो हम ए को कॉज बोल सकते हैं, बी को इफेक्ट, क्योंकि इफेक्ट कॉज को फॉलो करता है। क्रोनोलॉजी में समझे तो पहले कॉज होगा, उसकी वजह से इफेक्ट होगा। तो ए सी बी ई हमें एक रिलेशनशिप इसमें दिख रहा है, ए सी बी ई। तो ए सी बी ई सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। इन क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी होता है एनालिटिकल स्किल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होना। तो आपको अपनी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी है, और पहले ये क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशंस वगैरह देखने हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट का सेकेंड आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
Number of customer purchasing furniture at Mark supermarket increased by 50% in last month. पिछले एक महीने कस्टमर इंक्रीज हो गए 50%, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं इवेंट भी, तो मतलब सुपरमार्केट में 50% कस्टमर इंक्रीज हो गए पिछले एक महीने, ठीक है। मार्क सुपरमार्केट हैज अनाउंस्ड 50% डिस्काउंट ऑन द फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द लास्ट 15 डेज ऑफ प्रीवियस मंथ। अब उन्होंने क्या बोला है कि पिछले महीने 50% डिस्काउंट अनाउंस करा था आखिरी के 15 दिन। तो दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें। डिस्काउंट ऑफर करने की वजह से हमें समझ में आता है नॉर्मली कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं शॉप की तरफ, ठीक है। सेल इंक्रीज होती है डिस्काउंट ऑफर करने की, डिमांड सप्लाई बैलेंस का रूल है, ठीक है, प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब दोनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि डिस्काउंट देने की वजह से सेल इंक्रीज भी होगी, मतलब ये कॉज हुआ होगा, ये इफेक्ट होगा, मतलब हमारा ए इफेक्ट है और बी उसका कॉज है। क्रोनोलॉजी में समझे, इसकी वजह से पहले ये हुआ होगा, उसकी वजह से ये हुआ होगा, डिस्काउंट ऑफर करा इस वजह से सेल इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ए इफेक्ट और बी कॉज, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया इसका। दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। दोनों इवेंट्स को पढ़ना है, दोनों इवेंट्स जो दिए हुए हैं उन दोनों में हमें जो भी डेटा दिया है उसको ट्रू मान के चलना है और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। मिस्टर काले हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ मैथ्यू एंड कंपनी लिमिटेड। तो मिस्टर काले का अपॉइंटमेंट हुआ है न्यू चेयरमैन। इवेंट भी, प्रीवियस चेयरमैन ऑफ कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड हिज विश टू रिटायर। तो प्रीवियस चेयरमैन ने अपनी विश एक्सप्रेस की है रिटायर होने के लिए। अब दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें तो क्या इसकी वजह से ये होगा? तो अगर हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें, प्रीवियस चेयरमैन ने अपनी विश एक्सप्रेस करी है, देयरफॉर मिस्टर काले हैज बीन अपॉइंटेड। अगर हम इमीडिएटली देखें, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि मार्क सुपरमार्केट हैज अनाउंस्ड 50% डिस्काउंट ऑन द देयरफॉर नंबर ऑफ कस्टमर परचेज, तो लॉजिकली फॉलो भी कर रहा है अगर क्रोनोलॉजी में एक सेंटेंस बनाए पूरा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोले कि प्रीवियस चेयरमैन ऑफ द कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड हिज विश टू रिटायर, देयरफॉर मिस्टर काले हैज बीन अपॉइंटेड, तो ये इमीडिएटली फॉलो नहीं करेगा। अगर हम लॉजिकली एक सेंटेंस बनाना चाहें कि प्रीवियस चेयरमैन केवल विश एक्सप्रेस कर रहा है, वो रिटायर नहीं हुआ, या तो ऐसा होता कि प्रीवियस चेयरमैन ऑफ कंपनी हैज रिटायर्ड, प्रीवियस चेयरमैन ऑफ कंपनी हैज रिटायर्ड, देयरफॉर मिस्टर काले हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है। और इसलिए ये क्या है, लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये इफेक्ट तो है लेकिन ये इसका मेन कॉज नहीं है। प्रीवियस चेयरमैन ने तो केवल अपनी विश एक्सप्रेस करी है, वो रिटायर भी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसे इफेक्ट तो बोलेंगे लेकिन बी को उसका कॉज नहीं बोलेंगे। तो ए इफेक्ट तो है लेकिन बी उसका कॉज नहीं है, ये थर्ड हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बस यही ध्यान रखना है, मेन इमीडिएट या प्रिंसिपल कॉज होना चाहिए, यहाँ पर इमीडिएट या प्रिंसिपल कॉज नहीं बन रहा है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है कि केवल यहाँ पर विश एक्सप्रेस करी है, वो रिटायर भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मिस्टर काले के अपॉइंटमेंट का रीजन क्या क्या रहा होगा, एक तो प्रीवियस चेयरमैन ने विश एक्सप्रेस करी होगी, दूसरा मिस्टर काले ही सीनियर मोस्ट रहा होगा, ठीक है, ये रीजन रहा होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर रीच्ड अ स्टेज वेयर इट कैन नॉट बी कंटेन्ड एनीमोर। ये कह रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर इस स्टेज पे पहुंच गया, इतना बढ़ गया है कि अब उसे कंटेन नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ग्लोबल टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत हो रहा है अर्थ में। होता क्या है बेसिकली, अगर हम थोड़ा सा जीके की भी बात कर लेते हैं, ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो सन से जो भी हीट आती है वो वापस स्पेस में चली जाती है एटमॉस्फेयर से बाहर। लेकिन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा होंगी तो उससे क्या होगा कि जो भी हीट सन से आती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर हॉट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज भी होगा और पोल्स में आइस भी मेल्ट करेगी, ठीक है, तो सी लेवल भी बढ़ेगा उस वजह से। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कार्बन गैसेस की प्रॉपर्टी होती है हीट को ट्रैप करना, और जब कार्बन गैसेस एटमॉस्फेयर में कैसे आ रही हैं, इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो वो एमिट करते हैं कार्बन गैसेस। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो कार्बन गैसेस एमिट कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, कोयले को यूज करते हैं, इंडिया में जैसे 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बन रही है, तो वहां भी कार्बन गैसेस का एमिशन होता होगा।
तो पूरे दुनिया में ही प्रॉब्लम है, जहां जहां डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है वहां पर एनवायरनमेंट ज़्यादा डैमेज होता होगा, कार्बन गैसेस ज़्यादा इमिट होती होंगी, तो उस वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और फिर क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, क्योंकि पोल्स की आइस भी मेल्ट कर रही है, सी लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर बोला कि ग्लोबल टेम्परेचर इस स्टेज पे पहुंच गया, इतना बढ़ गया है कि अब उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इवेंट बी अगर हम देखें, आइस एट पोल्स इज गोइंग टू मेल्ट एंड सी लेवल आर गोइंग टू राइज सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट डेकेड। अब दोनों में रिलेशनशिप देखें तो सिंपल है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पोल्स की आइस तो मेल्ट होगी ही, ठीक है, और उस वजह से सी लेवल तो बढ़ेगा ही, मतलब इसकी वजह से ये हो रहा होगा, ये कॉज रहा होगा, क्रोनोलॉजी समझे, तो इसकी वजह से ही ये हो रहा होगा। तो हम देयरफॉर लगा के भी इसे देख सकते हैं कि वेयर इट कैन बी कंटेन एनी मोर, देयरफॉर आई सेड पोल्स इज गोइंग टू मेल्ट। तो लॉजिकली ये फॉलो कर रहा है, तो ए कॉज और बी इफेक्ट, ए कॉज बी इफेक्ट, तो सेकंड इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट कंट्री वाई और कंट्री वाई हैज अलर्टेड इज आर्म फोर्सेस टू फेस द वॉर। अब दोनों में सिंपल रिलेशनशिप दिख रहा है साफ साफ कि कंट्री एक्स ने डिक्लेयर करा, उसी वजह से कंट्री वाई ने अलर्ट करा होगा ना, मतलब इसकी वजह से ये हो रहा होगा, ये कॉज होगा और ये इसका इफेक्ट होगा। क्रोनोलॉजी समझनी है, कॉज पहले होता है, उसकी वजह से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ए कॉज और बी उसका इफेक्ट होगा, तो ए कॉज और बी इफेक्ट, तो हमारा आंसर हो गया सेकंड, ए कॉज बी इफेक्ट, तो सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। हाँ, हमारे पास दिया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन, ठीक है, ये रफ कर देते हैं, ये क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस के लिए था ना। स्टेट फॉलोड बाय फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज विच में अराइज आउट ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड इन द स्टेटमेंट। तो उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट है, उसके बाद पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि फॉलोड बाय फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज विच में अराइज आउट ऑफ द फैक्ट्स स्टेटेड इन द स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पर अगर कुछ हो जाए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इंप्लीमेंट हो जाए तो उसकी क्या रिजल्ट ऐसा कुछ होगा, हमें ये चेक करना है। तो यहाँ पर लॉ प्रोहिबिटिंग स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज इनेक्टेड कंट्री वाइड, ठीक है, रिसेंटली बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये बोला है कि अब लॉ अगर पब्लिक प्लेसेस में जैसे चौराहों में या सड़क में ऐसी लॉ अगर जो है वो पास हो जाए जिससे कि जो भी ऐसा काम करता है कि चौक में सिगरेट पी रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है, तो उससे क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस यही होने वाले हैं कि जनरली पब्लिक फिर अवॉइड करेगी, या कोई अगर ऐसा कुछ करता है तो उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ऐसे केसेस तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस यही होने वाले हैं कि रिड्यूस होने वाला है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि कंट्री में अब ऐसा कानून बन गया है कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, पब्लिक स्मोकिंग, पीपल स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस में बी पनिश्ड, ये तो हो ही सकता है, पॉसिबिलिटी है, मे बी वर्ड वैसे भी यूज करा है, ठीक है, ये तो हो सकता है। इंसिडेंट ऑफ स्मोकिंग पब्लिक प्लेसेस में डिक्रीज, ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकते हैं। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग स्मोकिंग प्रोडक्ट में आज द पब्लिक टू इग्नोर द लॉ, ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया, तो कोई भी कंपनी ऐसे अपने कस्टमर्स को ऐसा बोलेगी नहीं कभी, बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया। तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा नॉर्मल होते हैं, एक्सट्रीम केसेस वाले कॉन्सिक्वेंसेस कभी नहीं देखने। तो हमारा ए एंड बी फर्स्ट आंसर हो गया सिक्स्थ का। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। The District Consumer Court ordered a college in Delhi to refund the admission fee of former students after he withdrew admission from the college. अब देखिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, उसने ऑर्डर करा, तो ये पर्टिकुलर वर्डिक्ट किसके लिए है, कॉलेज, इसके लिए वर्डिक्ट है, सारे कॉलेजेस के लिए तो है नहीं। अब नॉर्मली कोर्ट का ऑर्डर है तो मानना तो पड़ता ही है ना, तो मान लिया होगा कॉलेज ने, फी वापस कर दी होगी, है ना। फॉर्मर स्टूडेंट ने एडमिशन वापस लिया तो कॉलेज ने बोला उसकी फी वापस, ये कोर्ट ने बोला है फी वापस करने के लिए। तो आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हाँ, कॉलेज में रिफंड द फी, तो ये तो होगा ही क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, कॉलेज में रिफंड द फी।
नो अदर कॉलेज माइट रिपीट द सेम थिंग इन फ्यूचर। तो ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्डिक्ट, अगर आप स्टेटमेंट में ध्यान दो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर किया है एक दिल्ली के कॉलेज को, तो ये ऑर्डर केवल एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के या पूरे दिल्ली के कॉलेजेस के लिए है। यहाँ पर केवल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने दिल्ली में एक पर्टिकुलर कॉलेज को ऑर्डर दिया, तो वो ऑर्डर केवल उसी कॉलेज के लिए है, ठीक है। तो ये कुछ कह नहीं सकते पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस। द कॉलेज अथॉरिटीज में कम टू अ कॉम्प्रोमाइज विद द स्टूडेंट आउटसाइड द कोर्ट। तो क्या स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं कोर्ट में कि नहीं? तो नॉर्मली कॉम्प्रोमाइजेस तो बहुत सारे होते हैं, दोनों पार्टी जो जिनके बीच में केस चल रहा है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट सबके बीच में होता है। लेकिन क्या यहाँ पर सही होगा कि नहीं होगा? अगर हमारा केस चल रहा होता, वर्डिक्ट नहीं आया होता, तो हो सकता था कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाता। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्डिक्ट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि कॉलेज को की फीस वापस करे, तो इसका मतलब है वर्डिक्ट स्टूडेंट के फेवर में चला गया। तो अगर एक बार वर्डिक्ट आ जाए तो उसके बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज होता है वर्डिक्ट आने से पहले, दोनों पार्टी केस वापस ले लेती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन मारे, छोड़ो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन वर्डिक्ट आने के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो यहाँ पर वर्डिक्ट आने के बाद ये कॉन्सिक्वेंस तो होगा नहीं। तो हमारा जो आंसर है उसका है ओनली ए, तो थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। ये तो रफ कर देता हूँ, पिछले क्वेश्चन के लिए था। क्वेश्चन नंबर 8, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कंप्लेन्ड अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट फॉर नॉट ग्रांटिंग सफिशिएंट फंड्स फॉर फ्लड रिलीफ। तो बेसिकली हुआ क्या है इसमें, यूनियन गवर्नमेंट ने कंप्लेन करा है यूनियन गवर्नमेंट को कि फ्लड रिलीफ के लिए सफिशिएंट फंड्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि जैसे 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो उत्तराखंड का रेवेन्यू मिनिस्टर कंप्लेन करे सेंटर को कि आप सफिशिएंट फंड्स नहीं दे रहे हैं फ्लड रिलीफ के लिए। तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सेंटर क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पता फंड्स दे दे और दे दे कि चलो पहले जो दिए थे वो कम हैं तो और दे दे। क्या पता सेंटर बोले नहीं आपको तो सफिशिएंट दिए हैं, तो हम और नहीं देंगे फंड्स, क्या पता रिजेक्ट कर दे। क्या पता कुछ इंक्वायरी कोई कमेटी बना दे कि चलो कमेटी बनाते हैं, वो स्टडी करेगी कि भाई आपको जो फंड्स दिए हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, अगर एक्स्ट्रा देने होंगे तो दे देंगे। मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, स्टेट में फाइल सूट अगेंस्ट में फाइल यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या सूट फाइल करने का मतलब है केस कर देना कोर्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या सेंटर के ऊपर केस करेगी? नहीं करेगी यहाँ पर, तो ये रिजेक्ट होगा। ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकती है कोर्ट में। तो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के ऊपर केस कर सकती है। तो बहुत सारे केसेस होते हैं कोर्ट में कई बार, जैसे अगर हम बोलें कि वेस्ट बंगाल यूनियन गवर्नमेंट या राजस्थान गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर, या यूनियन गवर्नमेंट, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो यूनियन सेंटर के बीच में केस होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में नहीं होता कि फंड चाहिए फ्लड रिलीफ में, इसको लेकर नहीं होता। ये यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत जनरल कॉन्सिक्वेंसेज देखने, बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं जाना है, इसलिए फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। यूनियन गवर्नमेंट में रिव्यू द ग्रांट, ये होगा यूनियन गवर्नमेंट में अपॉइंट इंक्वायरी कमीशन टू स्टडी द होल इशू, ये भी हो सकता है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो यहाँ पर ओनली बी और सी। यहाँ पर एंड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज या तो ये होंगे, ये दोनों एक साथ नहीं होंगे ना, या तो इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा या रिव्यू करेगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा ओनली और वर्ड आया है यहाँ पर, ओनली बी और सी। हाँ, 9th, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज क्लेम्ड सक्सेस इन इन्फोर्सिंग अ बैन ऑन चीप लिकर इन द लास्ट 1 year हैज प्रॉमिस्ड टू कंटिन्यू द बैन। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सक्सेस मिली है। सक्सेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट बैन लगाती है तो कई बार ब्लैक मार्केटिंग हो रही होती है, वो चीज़ें ऑन पेपर तो वो बैन रहती है लेकिन रियलिटी में देखा तो बैन नहीं रहती। तो यहाँ पर सक्सेस मिलने का मतलब है कि पेपर में भी बैन है रियलिटी में, और रियलिटी में भी बैन है, मतलब दोनों में बैन है, ऑन रिकॉर्ड्स भी बैन है और रियलिटी में भी बैन है। तो ये मतलब है। और मतलब पिछले साल बैन रहा सक्सेसफुल, तो प्रॉमिस करा कि अगले साल भी
हम बैन को कंटिन्यू करेंगे चीप लिकर में। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस, स्टेट में लूज अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ बैन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार के लिए लगेगा कि नहीं ये सही है। तो स्टूडेंट्स ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना पुराने वाले बैन को कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 2021, 2022 और 2023, ठीक है, यहां पर मान लो 20 करोड़ था और फिर बैन लग गया 2022 में, तो जीरो रेवेन्यू, तो यहां पर रेवेन्यू लॉस हो गया। और फिर पुराना वाला बैन कंटिन्यू करे तो यहां भी जीरो, तो यहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पर क्योंकि हम कंपेयर करते हैं पिछले महीने से यहां पर कि रेवेन्यू लॉस है पिछले महीने के मुकाबले या प्रॉफिट है, यहां पर जरूर लॉस है क्योंकि पहले बैन नहीं था, एकदम लगाए। तो जब बैन लगाया था उस साल तो लॉस था, लेकिन जब बैन को कंटिन्यू करेंगे तो उस साल रेवेन्यू लॉस नहीं होगा, इसलिए ये गया। फिर बोला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डिक्लेयर प्रोहिबिशन ऑफ ब्रांडेड लिकर, ब्रांडेड लिकर आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया, यहाँ तो चीप लिकर बोला है तो ये भी गया। ठीक है, वैसे तो कॉमन सेंस से पता चल रहा है 2 कैंसिल हो गए, तीसरा ही रह गया, तो उस हिसाब से आप दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से ओनली सी होगा। एक्साइज डिपार्टमेंट मींस टेक स्टेप्स टू इंश्योर सक्सेस स्टोरी कंटिन्यूज, तो ये करेक्ट होगा, ओनली सी। एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, क्योंकि बेसिकली जब लीकर बैन होता है, लीकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, प्रोडक्शन के ऊपर। होता क्या है कि जब लीकर बैन है, मान लिया उत्तराखंड में लीकर बैन हो जाए, तो होगा क्या कि दूसरे स्टेट से बॉर्डर से लीकर सप्लाई होगा। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि ये जो स्मगलिंग हो रही है लीकर की, उसको रोके, बॉर्डर्स पे चेक करे। तो जिन जिन स्टेट्स में, जैसे हम देखें गुजरात में है या बिहार में है, तो वहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट का रोल बड़ा हो जाता है जहां पर लीकर बैन है। ठीक है। 10th, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर सर्विस थ्रू अ ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स कौन होते हैं? जो इनकम टैक्स फाइल करने में हेल्प करेंगे लोगों को, क्योंकि लोग डरते हैं बहुत सारे कि इनकम टैक्स कैसे फाइल करना है, तो वो डरते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में जाने में। तो इनकम टैक्स एक तरीके से हेल्प कर रहा है लोगों को मतलब हेल्प डेस्क होता है, तो वहां पर लोग आसानी से जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स क्या करेंगे? इनकम टैक्स फाइल करवाएंगे लोगों को। उससे क्या होगा? ज्यादा टैक्स फाइल होगी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड, यहाँ पर ये सेल्फ एम्प्लॉयड, ये गलत हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जैसे खुद की नौकरी करना, ट्यूशन पढ़ाना, जैसे कुछ एडवोकेट सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड, इसलिए रिजेक्ट हो गया। नाउ टैक्स पेयर्स मे बी एबल टू प्रिपेयर द टैक्स रिटर्न मोर इजीली, ये भी करेक्ट होगा। नंबर ऑफ एरर्स, ये भी करेक्ट होगा। तो बी एंड सी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर बस समझने वाली बात ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में यहां पर कुछ दिया नहीं है। क्या पता रिटायर्ड लोग हों टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, तो कोई भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।